एक टेस्ट ने मेरी ज़िंदगी को इतना पेनफुल बना दिया कि सोना, उठना और बैठना तक मुश्किल हो गया था। नमस्कार, मैं हूँ सपना और आप सबका स्वागत है अनटीचेबल डिज़ायर में। और मेरे एंडोमेट्रियोसिस के जर्नी के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेरी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी। आज मैं आपको उस फेज़ के बारे में बताऊंगी जब मैंने फॉलिकल स्टडी कराई थी और उसके बाद मुझे OHSS हो गया और मेरी ओवरी का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हर एक दिन मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका था। मैं आपके साथ अपने मेडिकल रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगी ताकि आप मेरी उस समय की सिचुएशन को भी समझ पाएँ, पर ये किसी भी तरह की कोई मेडिकल सलाह नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और ज़रूरी भी नहीं है कि सबके साथ सेम हो जैसा मेरे साथ हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 की। तो डॉक्टर ने अब मुझे फॉलिकल स्टडी के बारे में बताने के लिए बुलाया था। तो मैं गई डॉक्टर के पास अपने नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड के साथ इन नेक्स्ट मंथ। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि फॉलिकल स्टडी जैसी भी कोई चीज़ होती है जिससे कि हम ये स्टडी करते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा होता है, क्योंकि हर महिला के अंदर ओव्यूलेशन डेज डिफरेंट होते हैं। किसी को 13 दिन पर ओव्यूलेशन हो जाता है, किसी को 14 दिन पर ओव्यूलेशन होता है और किसी किसी को 16 दिन पर भी ओव्यूलेशन होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा यंग एज है, तो मैं आपको HSG तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार फॉलिकल स्टडी करा के देखिए, हो सकता है कि उससे आपका कंसीव हो जाए। काफ़ी सारी गर्ल्स को कंसीव हो भी जाता है। तो मैम ने फिर मुझे इसके बारे में डिटेल में बताया कि इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको डॉक्टर्स लेट्रोजोल नाम की कोई मेडिसिन देते हैं जिससे कि उस अंडे की ग्रोथ, जो ओवरीज में अंडे हैं, वैसे हर महीने एक ही अंडा आपका ग्रो करता है, बट उस मेडिसिन के थ्रू 3 से 4 अंडे या उससे ज़्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। सबकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और उन्होंने कहा कि जब आपको नेक्स्ट मंथ पीरियड्स आएंगे उसके सेकेंड डे से आपको ये लेना है और उसके बाद फिर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो फिर मैंने वैसा ही सेम किया। पीरियड्स के सेकेंड डे से मैंने ले लिया मेडिसिन्स को और उसके बाद फिर फॉलिकल स्टडी के लिए मैं जाने लगी। तो पीरियड्स के थर्ड डे से ही फॉलिकल स्टडी स्टार्ट हो गई थी और ऑलमोस्ट 1 वीक तक फॉलिकल स्टडी चली मेरी, जिसमें मतलब क्या हुआ कि ग्रो तो बहुत अच्छे से हो गए थे एग्स, बट उसके बाद भी चैलेंज आया। तो फॉलिकल स्टडी में एक ये भी प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपके एग्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर वो साइज़ में छोटे हैं, जितना उनको परफेक्ट साइज़ चाहिए होता है उससे ज़्यादा अगर छोटे हैं तो भी प्रॉब्लम है। और मेरे केस में क्या हो रहा था कि फॉलिकल स्टडी में मेरे एग्स बहुत ज़्यादा, मतलब जो उनके नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग ग्रो करना होता था उससे ज़्यादा ही ग्रो कर रहे थे। और उसके बाद जब डॉक्टर ने रेगुलर अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग चेक करा, फिर उन्होंने कहा कि अब इसे रप्चर करने का ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रिगर इंजेक्शन लगाया रप्चर करने के लिए, और 3 शॉट्स लगाने के बाद भी, मतलब हाई से हाई डोज देने के बाद भी एग रप्चर हुआ ही नहीं। तो अब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मतलब एग्स तो मल्टीपल हो गए हैं बट लेकिन रप्चर तो एक भी नहीं हुआ, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला कई बार ऐसा होता है कि 48 आवर्स बाद रप्चर होता है, तो आप वेट कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, वेट कर लेते हैं। पर वेट करने के बाद 48 आवर्स बाद तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी
क्योंकि उसके बाद मुझे पेन स्टार्ट होने लगा विदिन 48 आवर्स। अब पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो पेन। जैसे तैसे मैंने एक दिन काटा और दूसरे दिन सेम वही पेन। ना मुझसे चला जा रहा था, ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे लेटा जा रहा था, और कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। इतना मतलब इतना ज़्यादा पेन होने लगा, इतना ज़्यादा, वो भी सबसे ज़्यादा मुझे ओवरी के राइट साइड में बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई दोबारा से। फिर मैंने उनसे कहा कि मैम, पता नहीं क्या सिचुएशन है, बट लेकिन इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे कल से कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा वो पेन। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने बस ये कहा कि बेटा थोड़ा बहुत तो पेन होता है, अगर एग रप्चर हुआ होगा मे बी, तो शायद आपको इस वजह से पेन हो रहा होगा। मैंने कहा मैम ये वैसा नॉर्मल पेन नहीं है कि हल्का फुल्का हो, इतना ज़्यादा है कि मुझे पेन किलर तक खानी पड़ी है इस पेन की वजह से। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम आपका अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम लगेगी तो उस अकॉर्डिंग हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में भेज दिया। फिर मेरा इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर उसमें पता चला अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट्स में कि मुझे OHSS हो गया है। अब मैंने पूछा मैम से, मैम ये OHSS क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन्स का किसी किसी बॉडी पे ना थोड़ा डिफरेंट असर हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं, और ज़्यादा एग्स बनने की वजह से वहाँ पे ओवरीज में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हैवीनेस, पेन, ये सारी चीज़ें फील होती है। तो उन्होंने तब भी इतना कोई सीरियस नहीं लिया था मेरी बात को। उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना तो उनको पता था कि अंदर एंड्रोमेट्रियोसिस है, और ना ही मुझे पता था कि मुझे एंड्रोमेट्रियोसिस है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नॉर्मल पेन किलर्स लिखे थे, कॉम्बीफ्लेम आई थिंक। उन्होंने नॉर्मल पेन किलर देकर मुझे घर वापस भेज दिया। तो अब मुझे भी पेन से कैसे ना कैसे तो आराम चाहिए था। उन्होंने कहा आप एक काम करो, 5 डेज़ का रेस्ट लो। तो मैंने कहा मैम मैं तो जॉब करती हूँ, तो बहुत मुश्किल है कि मुझे 5 डेज़ का रेस्ट मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको 5 डेज़ का तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही जाके आपको आराम मिलेगा। तो आप आराम से 5 डेज़ रेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही करा। मैंने जॉब पर ऑफ़ के लिए अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर 5 डेज़ रेस्ट किया, खूब सारा पानी भी पिया। और जब तक मैं पेन किलर खा रही थी डॉक्टर की दी हुई, तब तक तो बहुत आराम था मुझे। जैसे ही मैंने छठे दिन पेन किलर छोड़ दी, उसके बाद मेरा पेन दोबारा से स्टार्ट हो गया, और इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मतलब बिल्कुल मैं पेट पकड़ के रोने लग गई, इतना ज़्यादा पेन हुआ। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि ना तो मेरे घर वालों से ये हालत देखी जा रही थी, ना ही मेरे हस्बैंड से देखा जा रहा था। उन्होंने मुझे कहा भी था कि अभी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी कोई जल्दीबाजी नहीं है। बट फिर भी ये था कि जैसे सब लोग करते हैं, कि मैंने भी यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च किया था, तो मतलब ऐसा किसी का एक्सपीरियंस रहा नहीं जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में। तो मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ रिएक्शन हो जाएगा मेरी बॉडी पे। तो ठीक है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, कोई चीज़ किसी के लिए अगर सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए ही सही ना हो, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड से भी पेन देखा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, या तो अगर तुम्हें यहाँ से आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार नेक्स्ट कंसल्टेशन ले लेते हैं किसी अदर डॉक्टर से, क्या पता वहाँ से कुछ रेजोल्यूशन मिल जाए। बिकॉज़ जहाँ मैं गई थी दिखाने के लिए और जहाँ से मेरा फॉलिकल स्टडी हुआ, वहाँ मतलब पेन मुझे इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पर वो उस सिचुएशन को उस तरीके से मतलब ले ही नहीं रहे थे।
मतलब जो पेन मेरे लिए नॉर्मल नहीं था, शायद उनके लिए वो पेन नॉर्मल था। हो सकता है कि वो ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस देखते होंगे, बट मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था कि फॉलिकल स्टडी के बाद मेरा इतना ज़्यादा पेन में रहना। और उसके बाद मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मुझे पेन ना होता हो। रेगुलर मुझे पेन किलर खाने पड़ते थे, रेगुलर ही मुझे पेन रहने लगा, रेगुलर। पीरियड्स में तो लोगों को मतलब 3 से 4 दिन पेन रहता है, बट लेकिन मुझे फॉलिकल स्टडी के बाद रेगुलर पेन होने लगा, रेगुलर। एक दिन मेरा ऐसा नहीं गया। तो अब आगे क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए मैं आपसे मिलूँगी 3rd एपिसोड में, जिसमें 3rd पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हम किस डॉक्टर पे गए और किस तरीके से फिर उन्होंने। ये मेरी जर्नी का सिर्फ एक हिस्सा था। अगले एपिसोड में मैं ये बताऊँगी कि आगे मेरी कंडीशन कैसे बदली, डॉक्टर ने क्या कहा और मैंने इन सब चीज़ों से सामना कैसे किया। अगर मेरी कहानी से किसी को भी हिम्मत मिलती है तो मेरी कोशिश पूरी हो जाएगी। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले पार्ट के लिए ज़रूर जुड़े रहिए और मिलते हैं 3rd पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जर्नी पर।